सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर गहरा अंधेरा था। सर्द हवा खिड़कियों के किनारे से टकराकर अंदर आ रही थी। सारा शहर नींद के आगोश में था, लेकिन कांता जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना उनकी पुरानी आदत थी, क्योंकि उनकी माँ कहा करती थी, ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का समय, स्वयं के सृजन का समय। ये वो समय होता है जब सभी देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम कर कांता जी ने करवट ली। फिर वे धीरे धीरे किनारे पर सरकी और पैर नीचे लटकाए। जमीन पर पैर रखते ही 70 साल की कांता जी के घुटनों में तेज टीस उठी। ठंडी सीमेंट की फर्श ने उनके नंगे तलुओं को छुआ तो एक सिरहन पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर वे धीरे धीरे उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। वे अच्छे से जानती थीं कि अब उन्हें बिल्कुल दबे पांव चलना है। उनके अपने घर में, जिसकी हर ईंट उन्होंने अपने हाथों से चुन चुन कर लगवाई थी, जिसकी दीवारों पर उनके बच्चों के पहले कदमों के निशान अभी भी छपे हुए हैं, उसी घर में उनकी मौजूदगी अब बोझ बन गई थी। अब उनकी सांस की आवाज तक को शोर समझा जाता था। खांसी हुई नहीं कि बहू प्रिया भवें चढ़ाकर कहती, माँ जी दवा ले लिया करो, रात रात भर खांसती रहोगी तो हम कैसे सोएं? और उनका बेटा राज, जो कभी माँ की गोद में दुबक्कर सोता था, सब कुछ सुनकर भी आंखें मूंदे लेटा रहता, न कुछ कहता न कुछ सुनता। हालांकि वो जानती थी कि राज दिल का बुरा नहीं है, बस घर में कलेश न हो इसलिए चुप रहता है। बाहर रसोई में जाकर कांता जी ने अपने पुराने तांबे के लोटे से, जिसे उनकी सास ने दहेज में दिया था, पानी पिया और ठंडे पानी से मुंह हाथ धोया। फिर अलमारी से साफ धुली हुई पूजा की साड़ी निकाली, वो सफेद रंग की किनारी वाली साड़ी जिसे वे पिछले 35 साल से हर सोमवार को पहनती आई थीं। बिना आवाज किए धीरे से बाथरूम में गईं और नहाकर बाहर निकलीं और अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठी। आज घुटनों ने फिर धोखा दिया और एक आह निकल गई, पर आवाज बाहर आती उससे पहले ही वो उसे भी अंदर ही दबा गईं। माचिस की तीली जलाई, अगरबत्ती के आगे रखी तो हाथ हल्का सा कांपा। धुएं की पतली लकीर ऊपर उठी और शिवलिंग पर लिपट गई। मन में ही अपना पाठ किया, भगवान को चीनी का भोग लगाया। भोग लगाते हुए नजर पीतल की उस गरुण घंटी पर गई, वो घंटी जिसकी आवाज सुनकर उनका पुता दादी भगवान जाग गए कहकर दौड़ता आता था। हाथ घंटी की ओर बढ़ा ही था कि कान में प्रिया के तीखे शब्द कौन गए, माँ जी सुबह सुबह ये टंटन मत किया करो, मेरी नींद खराब होती है। दिन भर तो ऑफिस में खटती हूँ, कम से कम सुबह तो शांति से रहने दो। कांता जी का हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने घंटी वापस रख दी, अपनी आंखें मूंदी और मन में ही भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु सबको सुख देना, सबको सद्बुद्धि देना। और आंख के कोने से एक आंसू ढलक गया, जिसे उन्होंने वहीं रोक लिया। कांता जी चुपचाप अपना भजन कर रही थी कि तभी रसोई की ओर से बर्तनों के तड़तड़ाने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी, लगा जैसे कोई युद्ध की तैयारी कर रहा हो। स्टील का भारी भगोना सिंक में फेंक दिया गया, कड़छी फर्श पर गिरी, ढक्कन जोर से पटका गया। कांता जी समझ गई, आज फिर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शायद रात में राज से कोई बात हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने तो आज कोई आवाज नहीं की थी। प्रिया बर्तन पटक पटक कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, ताकि वो आवाज बेडरूम तक पहुंचे और राज की नींद खुल जाए। कांता जी ने आंखें खोली। मंदिर में दीपक की लौ हल्की हो गई थी। राज नींद से उठकर बाहर आया और बोला, क्या हुआ प्रिया, अभी तो सूरज भी नहीं निकला और तुमने घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। प्रिया पलटी और तवे को स्लैब पर पटका। कुरुक्षेत्र मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने बना रखा है। सुबह 4 बजे से इनकी खटखट मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती है। क्या मुझे मेरे अपने ही घर में सोने का हक नहीं? राज ने शांत रहने की कोशिश की। माँ बुजुर्ग है, उन्हें नींद कम आती है और अब तो घंटी भी नहीं बजाती। लेकिन प्रिया भड़क उठी, ओह तो अब मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी थकान नहीं दिखती। सुबह घर का पूरा काम, सबका टिफिन, उनका खाना, साफ सफाई सब मैं करूं और तुम्हारी माँ मंदिर में जाकर आराम फरमाए। यहाँ मैं अकेली मरती रहूं और वो बिस्तर तोड़ती रहे। तभी कांता जी पूजा की थाली हाथ में लिए बाहर निकली।
प्रिया का रूप देखकर उनके कदम लड़खड़ा गए। थाली में रखी अगरबत्ती की राख हवा में उड़ गई और उनके चेहरे पर जा गिरी। उन्होंने सब सुन लिया था। दीवारें पतली थीं और प्रिया की आवाज तेज। कांता जी ने थाली मेज पर रखी और धीरे से कहा, बेटा राज, मैं मंदिर जा रही हूँ। उनकी आवाज में वो कपकपी थी जो सिर्फ राज सुन सका। प्रिया ने सोफे पर पैर ऊपर चढ़ाए और हंसते हुए कहा, लो सुन लो, अब ये 2-3 घंटे के लिए गायब। अब जाकर मंदिर में अनजान लोगों के साथ गप्पे लड़ाएंगी और मैं इन महारानी के लिए खाना बनाऊंगी। राज, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद या तो ये घर में रहेंगी या मैं। इनकी हर सांस मुझे खटकती है। सुबह 5 बजे भजन की आवाज से नींद टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान में हथौड़े मार रहा हो। रसोई में घंटों कब्जा जमा कर रखती हैं, जैसे वो रसोई उनका निजी हो। मेरे बच्चे को मोनू मोनू कहकर इतना लाड़ प्यार देती है कि वो अब मेरी बात मानना ही भूल गया है। बस बहुत हुआ, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। वहां इन्हें उनकी उम्र की दूसरी बुढ़ियाएं मिलेंगी, काट खेलेंगी, भजन गाएंगी, एक दूसरे की कहानियां सुनेंगी। वहां इनका मन लगा रहेगा और यहाँ मैं भी शांति से रहूंगी। मेरा जीना हराम करके रखा है इन्होंने। मैं थक गई हूँ राज इस रोज रोज की जंग से। राज का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर क्रोध से लाल हो गया, जैसे उसके अंदर का सारा धैर्य बिखर गया हो। उसकी आंखें जलने लगी। उसने मेज पर मुट्ठी इतनी जोर से दे मारी कि गिलास उछलकर गिर पड़ा। पानी की बूंदें चारों तरफ छिटक गईं। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से और दर्द से भरी। प्रिया, ये मेरी माँ है, मेरी माँ, जिस माँ ने पापा के जाते ही अकेले सारी जिम्मेदारी उठा ली। रात रात भर सिलाई मशीन के सामने बैठी रहती। मैं सोता था तो उनके रोने की आवाज आती थी, पर वो कभी मेरे सामने नहीं रोई। सुबह 4 बजे उठकर टिफिन बनाती, 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, अचार, मुझे स्कूल भेजती, फिर खुद बस पकड़कर दूसरी कॉलोनियों में टिफिन बांटने जाती। 20 रुपए का टिफिन, कभी 25। उसी पैसे से मेरी फीस भरी, मेरी किताबें आई, मेरी पढ़ाई पूरी हुई। आज मैं बैंक में मैनेजर हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। और तू कहती है इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊं? ये पाप है प्रिया, महापाप। माँ को घर से निकालना, मैं ये कभी नहीं कर सकता। प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखें नम थी, पर गुस्से से नहीं, अपने दर्द से। वो अचानक खड़ी हो गई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। तो फिर तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं मायके चली जाऊंगी मोनू को लेकर। देखते हैं तुम्हारा घर कैसे चलता है बिना मेरे। देखते हैं तुम अकेले कैसे जीते हो। कहते कहते उसकी आवाज फट गई। उसने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से पटका कि दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर हिल गई। उस तस्वीर में कांता जी राज और प्रिया के सिर पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थीं, जैसे आशीर्वाद दे रही हूँ। अब वो मुस्कान कितनी दूर लग रही थी। कांता जी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थीं। उनके होंठ कांप रहे थे, पर एक भी शब्द नहीं निकला। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। मंदिर नहीं जा पाई आज। सीधे पार्क की उस आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गईं, जो हमेशा खाली रहती थी, ठीक उनकी जिंदगी की तरह। दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू सिर पर अच्छे से लपेट लिया, जैसे खुद को छिपाना चाह रही हो। आंखें बंद की तो पूरी जिंदगी किताब के एक पन्ने की तरह एक एक करके सामने आने लगी। पति का एक्सीडेंट, अस्पताल में डॉक्टर का चेहरा, सॉरी हम कुछ नहीं कर सके। फिर बिल, इतना बड़ा बिल कि घर बेचना पड़ा। छोटा सा राज गोद में चिपका रो रहा था। पापा कब आएंगे? वो जवाब नहीं दे पाई, बस उसे गोद में चिपकाए रात भर रोती रही। पति के जाने का दुख और छोटे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी। समझ नहीं पा रही थी कि किसके लिए आंसू बहाएं। कुछ दिन सोचती रही, फिर निकाली दहेज में आई सिलाई मशीन। दोपहर में काम से फ्री होते ही मशीन पर बैठ जाती और रात को राज के सोने के बाद फिर बैठ जाती। सुबह टिफिन बनाना, राज को स्कूल छोड़ना, फिर बस में घंटों खड़े रहना। देखते देखते राज बड़ा हो गया। उसकी नौकरी लग गई। लोग कहते, अरे कांता अब तो आराम कर लो, पर अभी आराम कहाँ था। फिर आया राज की शादी का दिन। प्रिया को देखकर उनका मन कितना खुश हुआ था। उन्हें लगा था अब कोई साथी मिलेगा जो बुढ़ापे में समय बांटेगा। प्रिया ने भी बड़ी खुशी से पैर छुए थे, उन्हें गले लगाया था। आज वही प्रिया। कांता जी ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा, जैसे ऊपर वाले से शिकायत कर रही हूँ।
उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, पर आवाज नहीं निकली, सिर्फ मन ही बोल रहा था, बस इतना ही था मेरा हिस्सा। इतने सालों की तपस्या, इतना त्याग, और अंत में एक बेंच और ठंडी हवा। वो बेंच पर सिकुड़ कर बैठी रही, जैसे खुद को जितना छोटा कर लें उतना ही कम दर्द होगा। फिर कुछ सोचा और घर की ओर वापस चली गईं। देर रात का सन्नाटा घर को ऐसा घिर चुका था मानो पूरा संसार सो चुका हो। घड़ी की टिक टिक भी थम सी गई थी। राज को प्यास लगी, वो पानी पीने उठा। रसोई की ओर जाते हुए उसकी नजर माँ के कमरे पर पड़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। उसने चुपके से अंदर झांका। माँ, कांता जी फर्श पर बैठी हुई थी। उनके सामने वही पुराना लोहे का सूटकेस खुला पड़ा था जिसमें राज का पूरा बचपन कैद था। उस संदूक की हर परत में यादों की महक बसी थी। सबसे ऊपर रखी थे राज की बचपन के छोटे छोटे कपड़े, वो नीली शर्ट जिस पर उसने पहली बार स्कूल का नाम लिखा था, वो छोटी सी पैंट जिसके घुटने फट गए थे खेलते खेलते। नीचे थी उसकी पहली साइकिल की घंटी जो अब भी कभी कभी बज उठती थी जब सूटकेस हिलता था। सबसे नीचे लाल कपड़े में लिपटी पापा की आखिरी घड़ी जो पापा की कलाई से उतार कर माँ ने वहीं रख दी थी जब वे हमेशा के लिए चले गए थे। माँ एक एक करके कपड़े समेट रही थी, हाथ कांप रहे थे, पर हर कपड़ा बड़े जतन से मोड़ा जा रहा था। फिर उन्होंने एक फटी हुई पुरानी साड़ी निकाली, वो साड़ी जिसका पल्ला राज बचपन में तकिया बनाकर गले लगाकर सोता था। साड़ी अब जगह जगह से फट चुकी थी, रंग उड़ चुका था, पर माँ ने उसे प्यार से सहलाया जैसे कोई जीवित चीज हो। आंचल से उसकी धूल झाड़ी और बड़े प्यार से मोड़कर सूटकेस में सबसे ऊपर रख दिया, जैसे अपनी आखिरी याद भी साथ ले जाना चाहती हूँ। राज का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो, उससे रहा न गया। वो दौड़ा, माँ के पैरों के पास गिर पड़ा और सिर उनकी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। माँ, मैं कितना नालायक बेटा हूँ, पत्नी और माँ के बीच पिस कर रह गया हूँ। ना कुछ कर पाता हूँ, ना कुछ समझ पाता हूँ। दोनों को साथ जोड़े रखना चाहता हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ टूट जाता है। मैं दोनों को खोना नहीं चाहता माँ, नहीं सहन कर पाऊंगा मैं। कांता जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, ठंड से नहीं बल्कि दिल के बोझ से। आंखें नम थीं, पर उन्होंने जबरन मुस्कान खींची, वो मुस्कान जो माएं सदियों से अपने दर्द को छिपाने के लिए उड़ती आई हैं, वो मुस्कान जो कहती है मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर सब कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे से बोली, पगले रो मत, मैं खुद ऋषिकेश जाना चाहती हूँ। शहर का ये शोर, ये धुआं, ये भागती दौड़ती जिंदगी अब अच्छी नहीं लगती। गंगा के किनारे एक छोटा सा कमरा ले लूंगी। सुबह गंगा स्नान, शाम आरती, भजन कीर्तन, मुझे वहाँ शांति मिलेगी। तू बस मुझे वहाँ छोड़ आना, मेरी खुशी इसी में है बेटा। राज ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ था। वो माँ का चेहरा देख रहा था। उस चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर अभी भी वही प्यार था जो बचपन से था। माँ, झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मोनू को छोड़कर एक पल भी जी नहीं सकती। उसकी दादी दादी की मीठी आवाज के बिना तुम्हें नींद कैसे आएगी? तुम्हें याद है ना, जब मोनू पैदा हुआ था, तुम रात रात भर उसे गोद में लिए लोरी सुनाती थी। तुम्हारी तो जान उसी में बसती है माँ, तुम उसे कैसे भूल जाओगी? और वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? कांता जी का गला भर आया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आंचल से आंसू पोंछे, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर भी आवाज को मजबूत करके बोली, बच्चा है, थोड़ी दिन रोएगा, चिल्लाएगा, फिर भूल जाएगा, नई नई चीजें देखेगा, नई आदतें पड़ जाएंगी। तू बस अपना घर बचा ले बेटा। एक माँ का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, बेटे का घर बचाना, चाहे खुद को टुकड़े टुकड़े क्यों न करना पड़े, चाहे खुद का दिल जलाकर राख क्यों न बनाना पड़े। कहते कहते उनकी आवाज फट गई, सिसकी निकल गई, पर फिर वो संभल गई जैसे सदियों से माएं संभलती आई हैं। अच्छा, अब तू दुखी मत हो, सो जा जाकर, कल सुबह जल्दी उठ जाना, मोनू के जागने से पहले ही निकल चलेंगे।
मैं तैयार हूँ, सब जरूरी सामान ले लिया है। राज कुछ बोल न सका, उसका गला जैसे बंद हो गया हो। वो फिर माँ के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। माँ का आंचल भीगा जा रहा था उसके आंसुओं से। माँ उसका सर सहला रही थी। उस रात घर की दीवारों ने देखा एक माँ अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी यादें, अपना सारा प्यार एक पुराने सूटकेस में समेट रही थी। खुद को बलिदान कर रही थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे का घर न टूटे, कि उसके बेटे के घर में हंसी बनी रहे। अगली सुबह का सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वो भी इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। कांता जी तैयार थी, पर तैयार होना और चल पड़ना दो अलग अलग बातें होती हैं। सूटकेस का ताला बंद करते वक्त उनकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि 3 बार कोशिश के बाद ताला लगा। 2 साड़ियां, रामायण और पति की तस्वीर, बस इतना ही सामान था। तस्वीर को छुआ तो लगा जैसे अभी अभी पति ने आंचल पकड़ कर कहा हो, मत जा कांता। आंखों के सामने धुंधला छा गया और उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया। इतने में ही मोनू आ गया। अरे दादी, कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं, बस दिन भर के लिए भजन संध्या में जा रही हूँ। उसने दादी के गाल पर अपना गाल रगड़ा और बोला, दादी जाने से पहले मेरा हलवा बनाना मत भूलना, खूब सारा घी डालना, ठीक है? कांता जी ने उसे गोद में उठा लिया। 7 साल का मोनू अब भारी हो चला था, पर उस पल वो फिर 2 साल का हो गया। उन्होंने उसकी पीठ पर मुंह रखा और बिना आवाज के रोने लगी। सिर्फ कंधे हिल रहे थे। मोनू ने समझा नहीं, चुपके से दादी के आंसुओं को पोंछ दिया और बोला, अरे दादी रो मत ना, मैं तो शाम को मिलूंगा ही। उस एक वाक्य ने कांता जी की रूह को चीर दिया। वे उसे जोर से गले लगाए, इतनी जोर से कि लगा हड्डियां टूट जाएंगी। मोनू की गर्म सांसें उनकी गर्दन पर लग रही थीं। उसकी खुशबू, साबुन, दूध और थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू, उन्होंने उसे अपनी सांसों में खींच लिया। ये आखिरी बार था, वे जानती थीं। मोनू मेरे लाल, तू हमेशा खुश रहना। मोनू हंसकर भागा, दरवाजे पर रुककर हाथ लहराया, बाय दादी, जल्दी आना। और उसकी चप्पलों की आवाज गली में खो गई। कांता जी वहीं खड़ी रहीं। लगा जैसे कोई उनकी छाती से कुछ फाड़ कर ले गया हो। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी, होठों पर विजय की हल्की मुस्कान, पर आंखें कांप रही थीं। जब कांता जी ने उसकी तरफ देखा तो प्रिया की नजरें झुक गईं। राज ने सूटकेस कार में रखा, उसका चेहरा पत्थर था। जब उसने माँ को पिछली सीट पर बिठाया तो उसका हाथ कांता जी के हाथ से छू गया। दोनों सहम गए। राज ने फौरन हाथ खींच लिया, जैसे जल गया हो। कार स्टार्ट हुई। राज ने रियर व्यू मिरर में माँ को देखा। एक पल को उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसने उस मिरर को ऊपर कर दिया ताकि माँ अब दिखाई न दे। कार चली, घर पीछे छूटता गया। तुलसी का पौधा आखिरी बार लहराया। कांता जी ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, जैसे अभी भी उस पौधे को छू लेंगी। फिर हाथ अंदर खींच लिया और खिड़की बंद कर दी। अब कुछ नहीं छूना था। राज स्टीयरिंग को इतने जोर से पकड़ा था कि नाखून हथेली में धंस गए। उसकी सांसें भारी थीं। बीच में एक बार मुंह खोला, माँ, बस इतना। फिर चुप, जैसे और बोलता तो सब कुछ उगल देता। कांता जी खामोश थीं, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वे आंसुओं को पोंछती भी नहीं थीं, बस रामायण की किताब को सीने से चिपकाए बैठी थीं। हर किलोमीटर के साथ उनका दिल थोड़ा थोड़ा मरता जा रहा था। हरिद्वार के पास गंगा दिखी। कांता जी ने कांपती आवाज में कहा, रुक जा बेटा, एक बार। राज ने कार साइड में रोकी। कांता जी उतरी, नंगे पांव गंगा के किनारे गईं, पानी में पैर डुबोए और जोर जोर से रो पड़ी, जैसे सारी उम्र का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। हे गंगा मैया, मेरे बेटे को सद्बुद्धि थे, मेरे पोते को मेरी याद रखने दे और मुझे माफ कर देना कि मैं माँ बनकर भी कुछ न कर सकी। राज कार में बैठा सब देखता रहा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार आंसुओं ने उसका अपराध बोध धोया नहीं, बल्कि और गहरा कर दिया। फिर कांता जी वापस कार में बैठी। अब आंसू नहीं थे, आंखें सूनी थीं। राज ने कार स्टार्ट की। अब उसने कांच को कांता जी की ओर किया और उन्हें देखता रहा। कांता जी मुस्कुराई।
वो मुस्कान जिसमें सारी ममता समा गई थी। चल बेटा, देर हो रही है। ऋषिकेश के शांतिधाम वृद्धाश्रम के बाहर गाड़ी रुकी। ये एक पुरानी इमारत थी जहां दीवारों पर सीलन थी, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। कांता जी ने राज के सिर पर हाथ रखा। अपना ख्याल रखना बेटा, और प्रिया से लड़ना मत। वो ना समझ है पर दिल की बुरी नहीं है, उसे समय देना। राज अब और नहीं रुक सका। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे मत छोड़ो। मैं सबको छोड़ सकता हूँ पर आग को नहीं। चलिए वापस चलते हैं। कांता जी ने सूटकेस उठाया। राज उतरा। माँ के पैर छूने झुका, पर कांता जी ने उसे गले लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे, बिना एक शब्द बोले। फिर कांता जी मुड़ी, एक हाथ में सूटकेस और एक में रामायण, और आंखों में मोनू की आखिरी मुस्कान लेकर वे अंदर चली गईं, बिना मुड़े। गेट बंद होने की भारी आवाज ने राज के दिल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। राज कार में बैठा देर तक देखता रहा। जब आश्रम का दरवाजा बंद हुआ तो उसने सिर स्टीयरिंग पर दे मारा और चीख पड़ा। एक ऐसी चीख जो सालों तक उसके भीतर गूंजती रही। गंगा दूर बह रही थी और कांता जी की आंखें अब सूख चुकी थीं, जैसे सारी उम्र के आंसू एक ही दिन में बह गए हों। 3 महीने बीत चुके थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन राज के घर की घड़ी जैसे थम गई थी। वो घर जो कभी कांता जी की पूजा की घंटी और खटर पटर से जीवंत रहता था, अब एक आलीशान मकबरे जैसा लगता था। राज अब राज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता पुतला बन गया था। वो सुबह यंत्रवत तैयार होता, दफ्तर जाता, फाइलों में सिर खपाता और शाम को लौटकर बिना किसी से नजर मिलाए अपने कमरे में बंद हो जाता। उसके और प्रिया के बीच अब बातें नहीं, बस सन्नाटा होता था। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा चुभता था। प्रिया ने जो चाहा था उसे वो मिल गया था। घर अब पूरी तरह उसका था। ड्राइंग रूम का सोफा अब व्यवस्थित रहता था। टीवी की आवाज पर कोई टोकने वाला नहीं था। उसे आजादी मिल गई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस आजादी का स्वाद इतना कड़वा क्यों है। घर के हर कोने में एक अजीब सा खालीपन गूंजता था। कभी कभी उसे भ्रम होता कि शायद रसोई से सास के खांसने की आवाज आ रही है, लेकिन जब वो पलटती तो वहां सिर्फ वीरान सन्नाटा होता। लेकिन इस त्रासदी का सबसे मासूम और दर्दनाक चेहरा मोनू था। वो चहकने वाला बच्चा अब गुमसुम हो गया था। स्कूल से आते ही वो न कार्टून देखता, न दोस्तों के पास जाता। वो सीधे अपनी दादी के कमरे में जाता, जो अब बिल्कुल साफ और खाली था। वो दादी के उस बिस्तर पर जाकर लेट जाता जहां से अब उनकी खुशबू भी फीकी पड़ने लगी थी। वो अपनी नन्ही हथेलियों से उस चादर को सहलाता, मानो दादी के स्पर्श को ढूंढ रहा हो। प्रिया उसके लिए पिज्जा मंगाती, महंगे खिलौने लाती, लेकिन मोनू उन खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, दादी को गए हुए बहुत दिन हो गए, वो वापस क्यों नहीं आ रही? उस मासूम सवाल ने प्रिया के दिल को चीर दिया था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। जुलाई का महीना था। बाहर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबा रखा था। आसमान में बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं जैसे कुदरत किसी बात पर बेहद नाराज हो। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। घर के अंदर का माहौल भी बाहर के तूफान जैसा ही भारी था। तभी उस गूंजते सन्नाटे को चीरती हुई राज के फोन की घंटी बजी। इस तूफानी रात में उस तेज घंटी की आवाज किसी अशुभ संकेत जैसी लगी। राज ने स्क्रीन देखी, एक अनजान नंबर। उसका दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, क्या मैं राज जी से बात कर रहा हूँ? उधर से एक बेहद गंभीर और भारी आवाज आई। जी, मैं राज बोल रहा हूँ। राज की आवाज में एक अनजाना डर था। मैं ऋषिकेश के शांतिधाम आश्रम से मैनेजर बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति ने एक पल का विराम लिया। राज जी, मुझे बहुत खेद है। आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी माताजी श्रीमती कांता जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्हें एक जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा। और आगे के शब्द राज के कानों तक नहीं पहुंचे। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे उस पल राज की दुनिया बिखर गई थी। माँ! उसके गले से निकली वो आवाज इंसान की नहीं, बल्कि घायल जानवर की चीख जैसी थी। वो चीख इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक थी कि घर की दीवारों में समाया सन्नाटा भी थर्रा उठा। खिड़कियों के शीशे खड़खड़ा गए।
मोनू जो दूसरे कमरे में था डर के मारे सहम गया। प्रिया रसोई से दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ राज, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? बोलिए कुछ। राज ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा वीराना था जिसने प्रिया की रूह कपा दी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी दहक रही थीं। वो अचानक हंसने लगा, एक उन्मादी पागलपन भरी हंसी जिसके पीछे गहरा अवसाद छिपा था। खुश हो जाओ प्रिया, जश्न मनाओ, राज चिल्लाया। उसकी आवाज फटी हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए प्रिया की ओर बढ़ा। मिठाई बांटो, तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई। माँ मर गई प्रिया, मेरी माँ मर गई, हमेशा के लिए चली गई वो। अब तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। अब तुम्हारी नींद खराब करने वाली वो घंटी कभी नहीं बजेगी। राज के मुंह से निकले शब्द प्रिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वो सन्न रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मर गई, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। वो धम से सोफे पर गिर पड़ी। जिस सास को उसने जीवन भर एक बोझ समझा, जिसकी मौजूदगी उसे कांटे की तरह चुभती थी, आज उसकी मौत की खबर ने उसे अंदर तक खोखला कर दिया। उसे अचानक याद आया कि कैसे वो बीमार होने पर कांता जी को पानी देने में भी कतराती थी। एक अजीब सा दम घोंटू अपराध भूत उसे चारों तरफ से घेरने लगा। बाहर बिजलियां कड़क रही थीं, लेकिन आज घर के अंदर जो बिजली गिरी थी उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। राज घुटनों के बल जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलख रहा था। और प्रिया अपनी ही जीती हुई बाजी आज सबसे बुरी तरह हार चुकी थी। राज ने तुरंत गाड़ी निकाली, प्रिया और मोनू को भी साथ लिया, लेकिन कुदरत का कहर अभी बाकी था। ऋषिकेश के रास्ते में इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि जगह जगह भूस्खलन हो रहे थे। पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। नदियां उफान पर थीं। साहब, आगे जाना मौत को दावत देना है। पुलिस वाले ने बैरिकेड पर राज की गाड़ी रोक दी। मेरी माँ मर गई है, मुझे जाने दो, मुझे उनका चेहरा देखना है, राज बारिश में भीगता हुआ चिल्लाया। पुलिस वाले के पैरों में गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना। अब कोई चारा नहीं था। उधर आश्रम से लगातार फोन आ रहे थे। राज जी, यहाँ बाढ़ का पानी आश्रम में घुस रहा है, बिजली नहीं है, मॉर्चरी काम नहीं कर रही। प्रशासन का सख्त आदेश है कि संक्रमण के डर से शव का अंतिम संस्कार तुरंत किया जाए। हम और इंतजार नहीं कर सकते। राज ने फोन पर ही अपनी आंखों से बहते आंसुओं और बारिश की बूंदों के बीच अपनी मां के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी। वो अभागा बेटा जो जीते जी मां को घर में न रख सका, मरने के बाद उन्हें कंधा भी न दे सका, उनके चरण भी न छू सका। 2 दिन बाद जब वे आश्रम पहुंचे तो राज के हाथ में सिर्फ एक मिट्टी का कलश आया। हरिद्वार के उस घाट पर सन्नाटा पसरा था, जहां केवल गंगा की उफनती लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। राज ने जब कांपते हाथों से अपनी मां की अस्थियों को जल में प्रवाहित किया तो उसे लगा जैसे अस्थि कलश के साथ साथ उसके अस्तित्व का एक हिस्सा भी उन ठंडी लहरों में विलीन हो गया। वो केवल एक अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि उस सुरक्षा कवच का अंत था जो अब तक उसके परिवार पर छाया हुआ था। असली त्रासदी घर लौटने के बाद शुरू हुई। घर जो कभी दादी की कहानियों और उनकी हंसी से गूंजता था, अब शमशान जैसा खामोश हो गया था। इस सन्नाटे ने सबसे गहरा असर 7 साल के मासूम मोनू पर डाला। दादी सिर्फ उसकी दादी नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। उनके जाने के बाद मोनू जो कभी घर भर में दौड़ता फिरता था, अब अपने कमरे के एक कोने में घुटनों में सिर दबाए बैठा रहता। कुछ ही दिनों में मोनू को भीषण बुखार ने जकड़ लिया। थर्मामीटर का पारा 104 डिग्री पर जाकर अटक गया था। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स और तरह तरह की दवाइयां दी, पट्टी रखी, लेकिन बुखार टस से मस न हुआ। ये बुखार शरीर का नहीं, मन का था। रात होते ही घर का माहौल भयावह हो जाता। बुखार के प्रलाप में मोनू की हालत और बिगड़ जाती। सन्नाटे को चीरती हुई उसकी आवाज गूंजती, दादी, आप कहाँ छिप गई हो? मुझे ले जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है दादी। एक रात तो हद ही हो गई। राज और प्रिया की नींद मोनू के गिरने की आवाज से खुली। उन्होंने देखा कि मोनू लड़खड़ाते कदमों से मुख्य दरवाजे की ओर भाग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। प्रिया ने उसे रोका तो उसने पूरी ताकत से अपनी मां को धक्का दे दिया। हटो, तुम मेरी मां नहीं हो, मेरी दादी मुझे बुला रही है, वो देखो। वो हवा में हाथ लहरा रहा था जैसे कोई वास्तव में वहां खड़ा हो। प्रिया उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं हूं बेटा, तुम्हारी मम्मा।
लेकिन मोनू की पथराई आंखें उसे पहचान ही नहीं रही थीं। वो अपनी माँ के स्पर्श से ऐसे सिहर रहा था जैसे किसी अजनबी ने छू लिया हो। उसकी नजरें बस दरवाजे की चौखट पर टिकी रहती, इस उम्मीद में कि अभी दादी अपनी लाठी टेकते हुए अंदर आएंगी और उसे गोद में उठा लेंगी। 1 सप्ताह बीत गया। मोनू ने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था और होठ पपड़ियों से भर गए थे। राज और प्रिया की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अंततः वे उसे शहर के सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी मनोचिकित्सक डॉक्टर मोगे के पास ले गए। डॉक्टर मोगे ने मोनू की लंबी जांच की। उन्होंने उसकी आंखों की पुतलियों को देखा, उसके रिफ्लेक्सेस चेक किए और काफी देर तक मोनू से बात करने की कोशिश की, जिसका मोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने राज और प्रिया को अपने केबिन में बुलाया। कमरे में एसी की भिनभिनाहट के अलावा पिन ड्रॉप साइलेंस था। डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा, मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। मिस्टर राज, मिसेस प्रिया, डॉक्टर ने संयत स्वर में कहा, मोनू की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। इसे कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गहरा मानसिक आघात है, अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। प्रिया ने घबराते हुए पूछा, मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये कि उसका बाल मन दादी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया है। उसके लिए दादी का जाना ऐसा है जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो डिनाइल मोड में जी रहा है। उसका ये बुखार, ये चीखना सब उसके अंदर चल रहे युद्ध का नतीजा है। उसका जीने का मोह खत्म हो रहा है। अगर उसे जल्दी ही वो दादी वाला प्यार और सुरक्षा का एहसास नहीं मिला तो उसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। हम बच्चे को खो सकते हैं। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, तो हम क्या करें डॉक्टर? मैं तो उसकी माँ हूँ। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, पर वो मेरे पास आता ही नहीं। वो मुझे देखता है तो उसे गुस्सा आता है। डॉक्टर मोगी ने कुछ देर सोचा और फिर एक ऐसा सुझाव दिया जिसने राज और प्रिया को चौंका दिया। सुनने में ये बहुत अजीब और अव्यवहारिक लगेगा, लेकिन विज्ञान और जज्बात के इस केस में यही एक रास्ता है। आपको एक सरोगेट ग्रैंडमदर यानी एक नकली दादी का इंतजाम करना होगा। नकली दादी? राज हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? डॉक्टर ने समझाया, दवाइयाँ उसके शरीर पर असर नहीं कर रही हैं क्योंकि बीमारी रूह में है। हमें रिप्लेसमेंट थेरेपी अपनानी होगी। कोई ऐसी बुजुर्ग महिला जिसकी कद काठी और स्वभाव आपकी माँ जैसा हो, जो दादी बनकर उसके साथ रहे, उसे कहानियां सुनाए, उसे अपने हाथों से खिलाए। मोनू को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी दादी वापस आ गई हैं। जब तक वो इस सदमे से उबर नहीं जाता, उसे उस रिश्ते की बैसाखी चाहिए होगी। राज और प्रिया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये विचार पागलपन भरा था। किसी अनजान महिला को घर लाना और उसे दादी का अभिनय करने को कहना। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे के निर्जीव से पड़ते शरीर को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि तर्क करने का समय अब नहीं बचा है। राज ने भारी मन से कहा, अगर मेरे बेटे की जान इसी से बच सकती है डॉक्टर, तो हम ये भी करेंगे। हम उसके लिए एक नई दादी ढूंढ कर लाएंगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसी महिला को ढूंढना जो सिर्फ अभिनय न करे बल्कि उस बच्चे के टूटे हुए दिल को अपने प्यार से जोड़ सके। उन्होंने शहर के कई आश्रमों में संपर्क किया, लेकिन कोई ऐसी महिला नहीं मिली जो मोनू की दादी बनने का नाटक कर सके और उसे अपना सके। वे निराश हो चुके थे। तभी डॉक्टर मोघे ने उन्हें दिल्ली के एक आश्रम का पता दिया। वहाँ एक बुजुर्ग महिला है, डॉक्टर ने बताया। आश्रम वाले उन्हें राधा जी कहते हैं। कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त पूरी तरह चली गई थी। उन्हें अपना नाम, पता, अतीत कुछ याद नहीं। वे बहुत ममतामयी हैं, लेकिन उनका कोई अपना नहीं है। शायद वे आपकी मदद कर सकें। राज और प्रिया तुरंत दिल्ली पहुंचे। जब वे राधा जी से मिले तो राज को एक झटका लगा। राधा जी का कद काठी कांता जी जैसा ही था, लेकिन वो काफी मोटी थी। उनके बाल बहुत छोटे कटे हुए थे। चेहरे पर कुछ पुराने घाव के निशान थे और वे मोटा चश्मा लगाती थी। कांता जी दुबली पतली थी और उनके बाल लंबे थे। क्या मोनू इन्हें स्वीकार करेगा? राज ने संदेह जताया। ये तो माँ जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। डॉक्टर ने कहा, बच्चों की नजरें चेहरे से ज्यादा एहसास पहचानती हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? विधि का विधान देखिए। जिस प्रिया ने अपनी सगी सास को वृद्धाश्रम भेजा था, आज वही प्रिया अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक अनजान वृद्धा को घर लाने के लिए हाथ जोड़ रही थी। राधा जी, जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, बहुत भोली थी। उन्होंने मोनू की तस्वीर देखी और मुस्कुराई। कितना प्यारा बच्चा है। क्या मैं इसकी दादी बन सकती हूँ?
राधा जी को लेकर वे घर आए। जैसे ही राधा जी मोनू के कमरे में गईं, मोनू ने मुंह फेर लिया। ये मेरी दादी नहीं है, वो चीखा। इन्हें बाहर निकालो। राज और प्रिया का दिल टूट गया, लेकिन राधा जी ने हार नहीं मानी। वे धीरे से उसके बिस्तर के किनारे बैठी। उन्होंने कोई बात नहीं की, बस अपना हाथ मोनू के माथे पर रखा और धीरे धीरे सहलाने लगी। उस स्पर्श में न जाने क्या जादू था। वो स्पर्श, वो गर्माहट, वो लय। मोनू एकदम शांत हो गया। उसने पलटकर राधा जी को देखा। राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भगवान जी के पास गई थी ना, वहां मैंने खूब दवाइयां खाई, इसलिए मोटी हो गई। और देखो, बाल भी कटवा दिए ताकि गर्मी न लगे। पर प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। मोनू की आंखों से आंसू बहने लगे और वो राधा जी से लिपट गया। दादी, आप आ गई, अब फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। उस रात महीनों बाद मोनू बिना किसी दवाई के राधा जी का पल्लू पकड़कर चैन की नींद सोया। राधा जी के आने से घर का नक्शा ही बदल गया। वो घर जो कुछ दिन पहले मातम का घर लग रहा था, अब फिर से खिलखिलाने लगा था। राधा जी बहुत जल्दी घर में रच बस गईं। दिन बीतते गए और राधा जी केवल मोनू की दादी नहीं रही, बल्कि वे उस घर की आत्मा बन गईं। वे सुबह उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, दबे पांव रसोई में जाती और सबको बिना जगाए चाय बनाती। एक सुबह प्रिया की आंख जल्दी खुल गई। उसने देखा कि राधा जी मंदिर में बैठी वही करुण घंटी बजा रही थी जिसे कभी प्रिया ने शोर कहा था। आज वो आवाज प्रिया को शोर नहीं, बल्कि एक मधुर संगीत की तरह लगी जो उसके मन के पाप को धो रहा था। प्रिया धीरे से मंदिर के पास जाकर बैठ गई। राधा जी ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो अपना हाथ उसके सिर पर रखा। प्रिया बिलख पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी सगी सास के साथ जो किया उसका बोझ मैं ताउम्र नहीं उतार पाऊंगी। मुझे लगता था कि वे मेरी आजादी छीन रही हैं, पर सच तो ये है कि वे ही इस घर की नींव थी। राधा जी जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, पर ममता नहीं। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो पास है उसे वो सम्मान और प्यार जरूर दे सकते हैं जिसकी वो हकदार है। राज ये सब दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसकी अपनी माँ वापस नहीं आई, लेकिन ईश्वर ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक दूसरा मौका दिया है। उसने निर्णय लिया कि अब वो राधा जी को कभी सरोगेट या नकली दादी नहीं कहेगा। वे इस घर की वही कांता जी बनकर रहेंगी जिनका सम्मान वो पहले नहीं कर पाया था। मोनू अब पूरी तरह से स्वस्थ था। वो अपनी नई दादी को हिंदी सिखाता, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद राधा जी पढ़ना लिखना भूल गई थी। राधा जी की गोद में सिर रखकर वही कहानियां सुनता था जो कभी कांता जी सुनाती थी। घर अब कोई कुरुक्षेत्र नहीं था, क्योंकि प्रिया अब अपना अहंकार हार चुकी थी और ममता जीत चुकी थी। एक रात जब राधा जी सो रही थी, प्रिया ने उनके पैर दबाते हुए मन ही मन कांता जी से माफी मांगी। माँ जी, मैंने आपको घर से निकाला था क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरी दुनिया छोटी कर रही हैं, पर आपके जाने के बाद पता चला कि मेरी दुनिया तो आपसे ही शुरू होकर आप पर ही खत्म होती थी। आज मैं इस अनजान माँ की सेवा करके अपनी उस गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। काश मैं आपको एक बार गले लगा पाती। प्रिया आप समझ चुकी थी कि घर में टन टन करती घंटी शोर नहीं, बल्कि घर के जीवित होने की आहट थी। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वृक्ष की जड़ें कभी बोझ नहीं होती। हम अक्सर शाखाओं पर लगी फूलों और फलों को सहेजने के चक्कर में जड़ों यानी कि बुजुर्गों को अनदेखा कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि अगर जड़ें सूख गई या काट दी गई तो पेड़ चाहे कितना भी आलीशान क्यों ना हो, उसे गिरते देर नहीं लगती। कांता जी का जाना उस घर की जड़ों का कटना था जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। प्रिया ने अपनी सगी सास को वृद्धाश्रम भेजा, लेकिन नियति ने उसे एक अनजान वृद्धा के पैर छूने पर मजबूर कर दिया। ये जीवन का सबसे बड़ा न्याय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सेवा का अवसर सौभाग्य है, बोझ नहीं। अगर आप अपने घर के बुजुर्गों को आंसू देते हैं तो याद रखिए कि वे आंसू एक दिन आपके अपने बच्चों की आंखों से गिरेंगे, जैसा मोनू के साथ हुआ। और ये प्रिया के लिए सबसे बड़ा सबक था कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं।
प्रिया को अपनी गलती का सबसे बड़ा एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी अपनी संतान ने उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दिया था। उसे समझ आया कि ममता का अपमान करने वाली मां को बच्चा कभी सम्मान नहीं दे सकता। जब उसने मोनू की नफरत और उसकी जान पर बनी देखी तो उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।